नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, यह सिर्फ हमारा ही चैनल नहीं है, आपका भी चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तो हमें बहुत ताकत मिलेगी। हमारी ऊर्जा आप में निहित है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ताकत बढ़ेगी। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन झूठे वादों, लोक लुभावन नारों और जुमलों को याद करेंगे और आपको यह बताना चाहेंगे कि क्या उन जुमलों से, उन लोक लुभावन नारों से, वादों से, झूठ से क्या 2024 का चुनाव जीत सकते हैं। साथियों, एक तरफ आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा भारत जोड़ो अभियान को लेकर के कन्याकुमारी से दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली में कुछ दिनों तक विश्राम करने के बाद 3 जनवरी को नए साल की सुबह फिर से यात्रा शुरू होने जा रही है। गाजियाबाद से अब कश्मीर की तरफ आगे बढ़ेगी। अभी विराम लगा हुआ है फिलहाल, और इस बीच राहुल गांधी तमाम विपक्षी दलों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, बुद्धिजीवियों से संपर्क साध रहे हैं और नए भारत के निर्माण के लिए, नए साल में नए भारत के निर्माण के लिए और सत्ता के परिवर्तन के लिए जो रणनीति बना रहे हैं, अब उसमें वो कितना कामयाब होंगे वो तो समय बताएगा। भारत जोड़ो यात्रा से ईवीएम कांग्रेस के पक्ष में कितने वोट उगलेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अंधेरे में एक रोशनी जरूर दिखाई दे रही है। साथियों, निदा फाजली की 1-2 लाइनें हैं, उसे हम आपको सुनाना चाहेंगे। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। तो साथियों, अभी भी आगे बहुत अंधेरा है। राहुल गांधी के रास्ते में भी अंधेरा है। इस देश के भविष्य में भी अंधेरा है और वह अंधेरा कैसे छटेगा और नया सवेरा, नया साल कैसे आएगा और नए साल में क्या हम अंधकार से दूर हो पाएंगे, हिटलर शाही वाली सत्ता से मुक्ति पा सकेंगे, यह तो समय बताएगा 2024 का चुनाव। लेकिन इतना निश्चित है कि विपक्ष जिस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने का काम कर रहा है, अंधकार को मिटाने का काम कर रहा है, नफरत को मोहब्बत में बदलने की कवायद कर रहा है, या यूं कहें कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल करके जिस तरह से राहुल गांधी मुफ्त में सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत बांट रहे हैं, काबिल तारीफ है। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में तमाम वादे, जुमले, लोक लुभावन नारे दिए थे। उसमें से कई एक तो भूल चुके हैं और अब उनकी चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन अभी मौजूद है वो सवाल कि 2014 और 2019 में उन्होंने कैसे सत्ता को अपने हाथों में कैद कर लिया और उस पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। इन 8 सालों में जितना राजनीतिक पतन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष का और पूरे सियासती माहौल में, इतना पहले कभी नहीं हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हीं 8 सालों में, 8.5 सालों में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, संविधान को जलाया गया है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह देश और इस देश की सियासत आगे बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम का खेला खेल करके। 2014 में इन्होंने जो जुमले दिए, नारे दिए, वादे किए, उसमें से एक भी नहीं सफल हुआ है। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई एक सफलता हमें बता दे तो हम उसके मुरीद हो जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी जुमले, जितने भी झूठ, जितने भी लोक लुभावन नारे दिए, कुछ की मैं चर्चा करता हूं। 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां बेरोजगारों को देने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। और कितनी लोगों को नौकरियां मिल सकी है? आज तक 1 करोड़ को भी नहीं मिल पाई है। मिलना चाहिए था 16 करोड़ लोगों को अब तक नौकरियां। और ऐसा नहीं है कि नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है, नौकरियां नहीं है। पिछले 45 सालों में जितनी बेरोजगारी नहीं थी उतनी बेरोजगारी आज है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में लगभग 25 लाख खाली पद पड़े हुए हैं। इन्हें भरने का काम नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं भर रहे हैं? नौकरियां देंगे तो निश्चित रूप से नौकरियां देंगे तो निश्चित रूप से पैसा, वेतन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और वह पैसा देने के लिए सरकार के पास कोष नहीं है, उसका बजट नहीं अलाउ कर रहा है कि वह लोगों को वेतन दे सके। इसलिए सेना तक की नौकरियों में कटौती कर दी गई है और सेना के जवानों को 4 साल की नौकरी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव जीते थे तो उसमें जो सबसे बड़ा नारा, सबसे बड़ा जुमला इनका था वो था ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी और स्विस यानी स्विट्जरलैंड से जितना पैसा हम लाएंगे उसमें से 15-20 लाख रुपए तो इस देश के व्यक्तियों को यूं ही मिल जाएगा। और यह जुमला बहुत हिट हुआ, आज भी लोगों को याद है। गांव-गांव में बच्चों के बीच इसकी चर्चा होती है कि क्या यही जुमला फिर से 2024 के लिए उछाला जाएगा? क्या 15 लाख के बजाय 20 लाख के बजाय अब की बार 50 लाख का झांसा दिया जाएगा? यही सवाल जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब इन 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र और चेहरे को और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को अच्छी तरह से समझ लिया है लोगों ने। हम तो कहते हैं कि 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती अगर विपक्ष सशक्त होकर के, एकजुट होकर के मुकाबला करता। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। नरेंद्र मोदी को जिताने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था कि किसे वोट दें और किसे हम प्रधानमंत्री बनाएं, किसे अपना नेता समझें। उस समय विपक्ष बटा हुआ था, अपने अपने अहंकार में चूर था। और जब फिर से नरेंद्र मोदी की सत्ता आई और सीबीआई का डंडा, आईटी, ईडी का डंडा विपक्ष के ऊपर पड़ने लगा, तब जाकर के एकजुट होने की होश आई है। और सीबीआई, ईडी, आईटी इन सब के माध्यम से विपक्ष को खत्म कर देने की घोषणा भी कर चुके थे अमित शाह भी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। जेपी नड्डा ने कुछ समय पहले पटना में कहा था कि विपक्ष की जरूरत ही क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालों तक, 30-40 सालों तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मतलब कि एक पार्टी का अध्यक्ष अगर ऐसी बात कर रहा है और लोकतंत्र को नजरअंदाज कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की बिसात पर असंवैधानिक बातें कर रहा है और वो खुलेआम मंच पर, तो ऐसी पार्टी को, ऐसे नेताओं को क्या समझा जाए? अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30-40 सालों तक राज करेंगे, इनका कोई विकल्प नहीं है और कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनने के लायक विपक्ष में है ही नहीं। और विपक्ष को खत्म करने, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए जो कोशिशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, उसे आप सब ने, हमने, पूरी देश की जनता ने अच्छी तरह से देखा है और समझा है। 40 रुपए में $1 था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज क्या स्थिति है? 83 रुपए। 83 रुपए $1 के बराबर है। उस समय
कहा गया कि जैसे जैसे डॉलर का भाव बढ़ता है, रुपए की कीमत गिरती है, वैसे वैसे सरकार की इज्जत भी गिरती है। तो क्या आज सरकार की इज्जत नहीं गिर रही? इसी तरह से पेट्रोल डीजल को लीजिए तो 2 गुना से अधिक वृद्धि हो गई है पेट्रोल डीजल में, और देश महंगाई की आग में झुलस रहा है इसी पेट्रोल और डीजल की वजह से। जय जवान जय किसान का नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जय विज्ञान भी जोड़ दिया था। नारा तो खैर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, लेकिन इस नारे को आगे बढ़ाने का काम 2014 में नरेंद्र मोदी ने किया था। और किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने की तो बात दूर, किसानों की प्रॉपर्टी, किसानों के खेत पर कब्जा करके अडानी अंबानी को सौंपने की कोशिश की गई 3 काले कानूनों के माध्यम से। मतलब आदिवासियों को आदिवासी क्षेत्र से उजाड़ रहे हैं और उनके जर जमीन को, जंगल को अडानी को सौंप रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों से भी उनकी जमीन छीन करके अडानी अंबानी को सौंपने की साजिश रची गई थी। किसानों को जब पता चला कि 3 काले कानून क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उनके किसानी पर, खेती पर, तब उन्होंने जंग छेड़ दिया आंदोलन का और उस जंग को फतह भी कर लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसानों की हितैषी बनना चाहती थी, किसानों की भी हितैषी नहीं बन सकी। बेरोजगारों के साथ धोखा तो हुआ ही। स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने की बात 2014 में बड़े जोर शोर से उठाया गया था। एमएसपी पर गारंटी देने की बात कही गई थी, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर से किसान आंदोलन फिर से शुरू होने जा रहा है 2023 में, और इस बार का किसान आंदोलन पिछले आंदोलन से भी बड़ा होगा। इस बार किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, सिर्फ दिल्ली को घेरने, दिल्ली के बॉर्डर पर ही नहीं होगा कि किसान आकर के दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देते हुए बैठ जाएंगे और उठेंगे नहीं। स्मार्ट सिटी की चर्चा हुई थी जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। कितनी स्मार्ट सिटी आप तक बन पाई है? एक भी नहीं। 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी और एक भी स्मार्ट सिटी नहीं आ पाई। और इन्हीं जुमलों के तहत, इन्हीं बड़े बड़े कारनामों को आगे बढ़ाने के लिए या नए भारत का निर्माण करने के लिए, स्मार्ट सिटी से, बुलेट ट्रेन से भारत को विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही थी। न तो बुलेट ट्रेन चल सकी एक भी, और न स्मार्ट सिटी बन सकी एक भी। अलबत्ते गांव में परिवहन की सुविधा जो पहले थी वह भी नहीं रह गई है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर सांसदों को एक गांव गोद लेने की बात कही थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक गांव गोद लिया था वाराणसी के चुनाव क्षेत्र में अपने। तो जिस गांव को गोद लिया था उस गांव की स्थिति जा करके आप देख लीजिए कैसी है। गोद नहीं लिए हुए गांव से भी उनकी बदतर स्थिति है। जितने सांसदों ने गांव गोद लिया था उसमें से क्या किसी एक सांसद को यह कहने का जज्बा है कि उसका गांव आगे बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। और कोई भी सांसद गोद लेने वाले गांव की चर्चा ही नहीं करता। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था बड़े जोर शोर से, टॉयलेट बनाए गए थे, शौचालय बनाए गए थे। उन शौचालयों में पानी तक की व्यवस्था नहीं है जो बने थे, और अब तो वे जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं पानी के अभाव में, देखभाल के अभाव में। और फिर से लोग जैसे पहले खुले मैदान में जाया करते थे शौच करने के लिए, उसी तरह से जाने लगे। अपने आसपास, अपने गली, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में आप देखिए सफाई का क्या आलम है। दिल्ली में ये स्तर है सफाई का कि यहाँ पर कूड़ों के पहाड़ बने हुए हैं, एक नहीं कई पहाड़ बने हुए हैं। तो जो दिल्ली की ऐसी स्थिति है तो बाकी देश की कैसी स्थिति होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
न खाऊंगा न खाने दूंगा, यह भी नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इन्होंने खाया यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन खाने दिया यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, या कहें कि खिलाया। जीएसटी और नोटबंदी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दो उद्योगपतियों को मजबूत बनाया है, उसकी वजह से, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से लाखों छोटे कारोबारी की कमर टूट गई है, लाखों छोटे उद्योगों की कमर टूट गई है। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इतना खिला दिया, इतना खिला दिया अडानी को कि वो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे नंबर के उद्योगपति बन गए, और भारत की स्थिति पहले से भी ज्यादा डावाडोल हो गई। अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई, 0.23 तक पहुंच गई, और यह देश तबाह हो गया। कहा जाता है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था डूबी है, लेकिन माना यह जा रहा है, या जो सच्चाई है वो ये है कि कोरोना के पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी थी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, लेकिन आज सबको लड़ाया जा रहा है। हिंदू को मुसलमान से, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। और यह फितरत आज की नई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की फितरत नई नहीं है, बहुत पुरानी है, और उसे ही हवा दिया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास की तो बात दूर, सब को नष्ट किया जा रहा है, वो चाहे किसान हो, वो चाहे बेरोजगार हो, जो चाहे व्यापारी हो, वो चाहे स्टूडेंट्स हो, वो चाहे नौकरशाह हो, सबको तबाह किया जा रहा है इस सत्ता के द्वारा और हिटलर सही के द्वारा। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि अंधकार लंबा है, रोशनी की उम्मीद नहीं है, लेकिन अंधकार को तोड़ने के लिए प्रयास होना चाहिए। प्रयास राजनीतिक स्तर पर हो रहा है, राहुल गांधी का प्रयास चल रहा है भारत को जोड़ने का, नफरत के अंधकार को दूर करने का। आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, हमारी भी कोशिश होनी चाहिए, सामूहिक कोशिश होनी चाहिए, तभी भारत नए साल में नया कुछ कर पाएगा और इस देश की सांस्कृतिक पहचान, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र तभी बचेगा जब आप सोचेंगे कि कैसे बचाया जाए। और सबसे पहले तो जरूरी है कि जुमलों के बहाने, वादों के बहाने, लोक लुभावन नारों के बहाने जो सरकार असली मुद्दों से हमें भटकाती रही है, अब भटकने की जरूरत नहीं है। अब इनका चाल चरित्र चेहरा अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और निश्चित रूप से ये फिर से वही लटके झटके, वही जुमले, वही लोक लुभावन नारे फिर से देंगे 2024 जीतने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। इनके लिए विकास इन्होंने क्या किया है वह बताने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर से वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, लोक लुभावन नारे दिए जाएंगे, वादे और जुमले होंगे, और उन्हें पर अगर आप अगली बार भी विश्वास करेंगे तो हम समझते हैं कि इस देश को बचाने वाला कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर।